किस तरीके से देख रहे हैं आप 8वें चरण के चुनाव को? मालदा मुर्शिदाबाद जैसी जगहों में है, क्या लगता है वहाँ से? सर ऐसा है कि मालदा मुर्शिदाबाद तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं आएगा। वहाँ के मुसलमानों का भी अब जो है मन जो है वो डोल रहा है। वो लोग कुछ सीटों पर वहाँ पर MIM ने अपना उम्मीदवार रखा है और वहाँ से वो लोग जीतेंगे। और जहाँ तक ISF की बात है, ISF भी एक बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है। हो सकता है कि सीटें ना जीत पाएँ, लेकिन वोट जो है उनका नुकसान जो है, वोट का नुकसान निश्चित है। 8वें चरण में मुसलमानों का वोट बढ़ रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुसलमानों का नेचर समझना पड़ेगा। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान रहते हैं उसमें प्रमुख रूप से 2 तरह के मुसलमान हैं। एक हिंदी भाषी, उर्दू भाषी मुसलमान, और एक मुसलमान है जो बांग्ला भाषी मुसलमान है। बांग्ला भाषी मुसलमानों में परिवर्तन जो है वो साफ नज़र आ रहा है, और जो हिंदी भाषी और उर्दू भाषी जो मुसलमान हैं उनमें जो है थोड़ा रेडिकल जो है वो ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से उनका सपोर्ट हमेशा एक तरफ रहता है। लेकिन बांग्ला भाषी जो मुसलमान हैं उनमें जो है बहुत बदलाव नज़र आ रहा है, जो होगा भी इस बार वोट में नज़र आएगा। लेकिन जो ममता बनर्जी एक डेफिनेशन देती है कि मैं सेक्युलर हूँ, उनके एक नेता 4 पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके नेता गाली दे देते हैं, एक नेता CISF, और खुद ममता बनर्जी जो हैं वो सारे मुसलमानों को एक होने के लिए बोलती है। तो क्या ममता बनर्जी सही में सेक्युलर है? और फिर ये चंडी का पार्ट, अपना गोत्र बताना, फिर ये सब क्यों? देखिए, सेकुलर जो शब्द है वो सेकुलर शब्द का हमारे इस संविधान से कोई मतलब नहीं है। सेकुलर जो है इस शब्द का हमारे लिए कोई प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल या हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान फ्लेक्सिबल है, सेकुलर है, और नेचर से हमने हर किसी को एक्सेप्ट किया है। चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे हिंदुस्तान में, आप लोगों ने देखा होगा कि मुसलमानों को जगह दिया हमने। विश्व के हर व्यक्ति को जो भी प्रताड़ित हुए हैं हमने उनको अपने यहाँ पर जगह दी। तो कोई सेकुलरिज्म हमको नए सिरे से ना समझाए। हिंदुओं को सेकुलरिज्म अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू बाय नेचर ही सेकुलर है। हिंदू शुरू से ही सेकुलर रहा है। हिंदुओं ने सभी धर्मों को, द मदर ऑफ रिलीजियस जो है हिंदू होता है, तो अलग से दिखाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि इनके नेताओं के द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है, भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो इनका सेकुलरिज्म और इनकी धर्मनिरपेक्षता जो है, और इनका जो ये बार बार जो कहते हैं संविधान की सौगंध लेते हैं, और बार बार जो डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और ये लोग बंगाल की संस्कृति की बात करते हैं, उसी बंगाल की संस्कृति की ध्वजवाहक जो हैं ये खुद को समझते हैं। और इसी बंगाल के उनके जो सबसे चहेते मंत्री और यहाँ पश्चिम बंगाल के जो महानागरिक जो हैं वो यहाँ के मेयर हैं जनाब फिरहाद हकीम जी। फिरहाद हकीम ने कुछ दिनों पहले साफ आपने देखा होगा मीडिया में, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सुअर का बच्चा कहा था कि सुअर का बच्चा बीजेपी को मारो, CISF साला सुअर का बच्चा लोग को मारो। ये CISF मतलब हमारे देश की आर्म्ड फोर्स के बारे में वो साफ गाली दे रहे हैं। तो उनकी राष्ट्रवाद, उनका नेशनलिज्म साफ यहाँ पर गालियों से समझ में आता है। एक राजनीतिक पार्टी को आप, एक इतने बड़े नेता होकर भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं, सुअर का बच्चा बोल रहे हैं। आप कैसे मुसलमान हैं? मैं मुसलमानों से सवाल पूछ रहा हूँ, जो लोग मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं आप लोगों से मैं इस मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, खिदिरपुर के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, मेटिया बुरुज के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, और जो जिनकी आस्था है और जिनके वो रहनुमा है और जिनके वो नेता बनते हैं फिरहाद हकीम, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कैसा नेता चुना है? आपने ऐसा मुसलमान नेता चुना है? ये कैसा मुसलमान है? मैंने सुना है कि रमज़ान के पाक महीने में गाली नहीं दी जाती है। ये कैसा मुसलमान है कि रमज़ान के महीने में ये गाली दे रहा है? और गाली किसको दे रहा है? ये गाली दे रहा है देश की सेना को। तो इनका राष्ट्रवाद और इनका सब कुछ पोल खुल चुका है। ये कहते हैं कि हम लोग काजी नजरुल और रविंद्रनाथ टैगोर को मानने वाले हैं। ये कौन सा बंगाल है? क्या बंगाल के लोग कभी भी, बंगाल के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी। सबसे आगे अगर कोई था देश की आज़ादी में, तो इस देश के विरुद्ध में जो दुश्मन थे उनसे लड़ने वाले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे यहाँ से मास्टर दास सूर्य सेन, हमारे यहाँ से विनय बादल दिनेश, तमाम खुदीराम बोस, इतने कम उम्र में लड़ाई किया। तो हमारे
बंगाल की संस्कृति को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं जो लोग छाती पीट पीट कर कहते हैं कि बहिरागतो बहिरागतो बहिरागतो, और नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं, भाजपा वालों को गाली देते हैं और कहते हैं कि ये लोग बहिरागतो है। तो ये अगर हम बहिरागतो हैं तो हम तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आप किसकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? ना आप एक अच्छे मुसलमान हैं, ना आप एक अच्छे नेता हैं, ना आप बंगाली हैं, ना आप हिंदुस्तानी हैं। आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। नैतिक तौर पे इस देश की जनता, इस बंगाल की जनता आपकी विचारधारा से थोड़ा सा भी तालमेल नहीं बैठाती। मुझे विश्वास है कि इस बंगाल का जो मुसलमान है जिसने इनको ये गाली देते हुए सुना होगा, उनका भी शर्म से जो है सर झुक गया होगा। मुझे मेरा ये मानना है। ये वही मंत्री है जिसने कहा था कि मिनी पाकिस्तान कहा था। तो हमने तो इनका वक्तव्य हमेशा देखा है, हमने बताया भी है। हमने लोगों को फैसला करना है कि क्या करना है। लोग फैसला कर भी चुके हैं मेरे ख्याल से। अच्छा दादा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर कल्चर भी है गुंडागर्दी का, जो भी उनकी टीएमसी की विचारधारा के विरोध होता है उनको मार दिया जाता है। उसके बाद ममता बनर्जी जैसा आपने अभी बोला कि बहिरागतो बहिरागतो बार बार लगातार, फिर उनके अपने हैं कौन यहाँ पर? क्या वो रोहिंग्या हैं जिनको जो उनका वोट बैंक है, रोहिंग्या उनके अपने हैं क्या? देखिए, जब किसी राज्य में नौकरी नहीं होगी, जब इनकम का सोर्स नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है और हेल्थ सिस्टम नहीं होगा, तो लोगों से यही करवाया जाएगा, पैसों के लिए, शराब के लिए, और थोड़ा थोड़ा लोभ देकर लोगों से ये सब करवाया जाता है। बंगाल के युवा जो हैं, मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन आप अगर बंगाल के गांव में, अगर शहरों में घूमेंगे तो युवा जो हैं, आप देखेंगे कि 30 साल 25 साल के युवा जो हैं बैठकर ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कोई काम नहीं है, सारा दिन बैठे हुए हैं आपस में, मतलब ऐसा माहौल है। और ये बेरोजगार लोगों का यूज़ करती है ये पॉलिटिकल पार्टीज। पश्चिम बंगाल 500 रुपये के लिए बम, अरे बिल्कुल, आप 500 रुपये की बात कर रहे हैं। यहाँ 500 रुपये में तो बहुत कुछ हो जाता है सर। यहाँ 100 रुपये में लोग रैलियों में आते हैं और पत्थर चलाते हैं। तो मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ बेरोजगारी होगी, जहाँ पर इनकम का सोर्स नहीं होगा, तो लोग ऐसा करेंगे और करवाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी से ही करवाया जाता है। कितना ज़रूरी है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना? उतना ही ज़रूरी है जितना आज हम लोगों को सांस लेना ज़रूरी है। अच्छा, हमें सांस लेने के लिए जितना हमारे लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वैसी ही ज़रूरत है लगभग। ऐसा एक बंगाल जो 34 साल वामपंथियों के समय में, और उसके बाद 10 साल 44 साल तक विरोध में धरना पे बैठा हुआ है। इस बंगाल को अब धरने से उठाने की ज़रूरत है। ये विरोध में बैठे हमारी मानसिकता विरोध की हो गई। हमारा नेचर ही बदल दिया गया। हमारा पश्चिम बंगाल का जो असली, जो हमारे भीतर जो क्रिएटिविटी थी, जो हमारे भीतर जो राष्ट्रवाद था, जो हमारे भीतर जो स्किल था, उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया राजनीतिक कारणों से, अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक कारणों से। पूरी तरह से बंगाल का कल्चर को पूरा नष्ट कर दिया गया। 44 साल से बंगाल जो है धरने पर बैठा हुआ है, विरोध में बैठा हुआ है। अब इस विरोध से हाथ पकड़कर उठाने की ज़रूरत है, और डेवलपमेंट के साथ पूरे देश में जिस प्रकार से, अन्य राज्यों में जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, उसी प्रकार से बंगाल को भी डेवलप करने के लिए बंगाल के युवाओं का हाथ पकड़ के अब आगे लेके चलना है। अगर हमारा बंगाल पीछे जा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है, इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है, मोदी जी की जिम्मेदारी है, वो आगे लेकर चलेंगे। और आने वाले समय में इस देश का युवा, यहाँ का किसान, जो 74 लाख किसान अभी तक कृषक निधि जिनको नहीं मिला, जिनको 2.5 सालों से नहीं मिला, सबसे पहले हमारा जो सरकार बनेगा तो हम उन 74 लाख किसानों को, जो उनका बकाया जो रुपया है 12,000 और लगभग 3,000, वो 15,000 16,000 रुपये जो हैं, हम लोग उनके परिवार को देंगे, ताकि उनके परिवार को उनका अधिकार, उस किसानों को उनका अधिकार मिले। हम 5 लाख रुपये, हमारा जो प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत का जो स्कीम था, जो लोगों को नहीं मिल पाया, हम लोग वो देंगे। आवास योजना देंगे। हम तमाम वो सारी सुविधाओं को देंगे जिससे बंगाल वंचित रहा है। बंगाल के लोग जिनका अधिकार, हक था, वो हक उनको नहीं मिला, उनको मिलना
चाहिए, हम ये ऐसा मानते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा दादा। जिस तरीके से हमें पता है 8 चरण के चुनाव, अब 8वां चरण है, 7 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 8वां चरण होने वाला है। क्या लगता है 2 मई के बाद भी, जैसा आपने बोला धरने होते हैं, धरना फिर भी होगा? क्योंकि अब धरना शायद ममता बनर्जी की तरफ से होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ये बोलेगी कि 8 चरण के चुनाव में कि वोटिंग सही से नहीं हुई है, कुछ ना कुछ ईवीएम हैक कर लिया गया है। क्योंकि पहले दिन से हम देख रहे हैं, जब से 8 चरण के चुनाव इलेक्शन कमीशन ने घोषित करे थे, तब से ममता बनर्जी को तकलीफ है। क्या लगता है उसके बाद ममता बनर्जी आएंगी धरने में, टीएमसी वाले आएंगे? देखिए, ममता बनर्जी भले 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी का जो नेचर है बंगाल के लोग जानते हैं। वो रूलिंग्स पार्टी में रह के भी वो अपोजिशन पार्टी की तरह बिहेव करती है। वो उनको लगता है कि वो अभी भी विरोधी नेता है। विरोध करना उनका नेचर है, चाहे कुछ भी हो जाए वो विरोध करेंगी। वो मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठते हुए भी वो विरोधी नेता का तरह आचरण करती हैं। तो और जब सच में विरोधी नेता हो जाएंगे तब अब कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी जी को जो है लोग समझ गए हैं। आज 2011 में जो परिवर्तन हुआ था, बेशक ममता बनर्जी को लोगों ने पीपल्स चॉइस थी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से, उनको देखा था लोगों ने, भाजपा ने भी समर्थन किया था, हमने लड़ाई की थी उनके लिए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, नो डाउट। लेकिन हमारी उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया। वो उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो ममता बनर्जी को हमने देखा, सारा बंगाल जो है सॉफ्ट है, हम पूरी तरह से बदल गए हैं। और 2 तारीख के बाद ममता बनर्जी चाहे आग लगाएं या कुछ भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का समर्थन नहीं है। उनकी मिছিল, उनकी रैलियों में भीड़, ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले, वो रैलियां भी नहीं कर रही हैं, भीड़ भी नहीं आ रहा है। बंगाल के लोगों ने और बंगालियों ने उनको नकार दिया है पूरी तरह से। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ममता बनर्जी से खतरनाक इस हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है। ये इसकी सत्ता जाएगी, ये घमंडी, ये अहंकारी, ये डिक्टेटरशिप करने वाली महिला है। ये इसकी सरकार जाएगी तो ये बंगाल में दंगा लगा देगी, कत्लेआम करवाएगी, ये सब कुछ करेगी। और हम इन सब चीज़ों से सामना करने के लिए अपना सीना ताने खड़े हैं। 160, 170, 200 कार्यकर्ताओं का खून किया गया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है इस बंगाल के आज़ाद करने के लिए। 1947 में पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन बंगाल फिर से एक बार पराधीन हो गया था। लेकिन अब दोबारा से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे 200 कार्यकर्ताओं ने अपना प्राण दिया है। उनको झुला के मार दिया गया है पेड़ों से, सड़कों पे खुलेआम बम से उड़ा दिया गया है, गोलियां मार दी गई, सर में गोली मारी गई है, महिलाओं को खून किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो हमारे आदिवासी लोग हैं, उनका खून किया गया है। पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर में हमारे जो शेड्यूल कास्ट, जो हमारे माइनॉरिटीज़ के बहुत लोगों को मारा गया है। तो अगर आने वाले समय में अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं को बलिदान देना होगा तो हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी से हैं। हमारे नेता ने इस देश की अखंडता के लिए अपने प्राण दिए थे। उन्होंने कश्मीर में जाकर अपने प्राण देकर कश्मीर को भारत से एक किया था। हम उसी पार्टी से हैं। हमारे नेताओं ने बलिदान दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बलिदान दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है। और भी बलिदान देना होगा तो हम बलिदान देंगे, हंसते हंसते बलिदान देंगे। लेकिन बंगाल को हम लोग सोनार बांग्ला जरूर बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।